नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरों की खबर में। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। पहलगाम हमले के बाद की तमाम घटनाएं अभी भी राजनीति में काफी ज्यादा हलचल मचाए हुए हैं। शुरुआत आज की 3 तस्वीरों से आज करना चाहूंगा। वो तस्वीरें जो पूरे दिन चर्चा में रही, 3 दमदार तस्वीरें जो मजबूत संदेश भी हैं और कुछ हद तक इशारे भी करते हैं। सबसे पहले बात पहली तस्वीर की। अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। चीन के बॉर्डर पर अरुणाचल के लोगों ने भारत माता की जयकार की और कहा कि चीन सपने ही देखता रह जाएगा। अरुणाचल भारत का था, भारत में है और भारत का ही हमेशा रहेगा। माता की भारत माता की थैंक यू। हमारे प्यारे अंजाव वासियों, हवाई के लोग, आज हम लोग इसलिए यहाँ इकट्ठा हुआ कि चाइना ने कल अपना भाषा में अरुणाचल प्रदेश की जगहों को फिर से रीनेम करने का फैसला लिया है ओडिया पे। इसका हम लोग कतई पूरा दिल से हम लोग विरोध करते हैं। यहाँ का नागरिक होने के नाते ये चाइना का रवैया ये बाल बाल चलने वाला नहीं है। तो हम सब चाहता है कि हम लोग भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जो अरुणाचल प्रदेश में हम लोग बसे हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का बहुत ही इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया। तो हम लोग कभी चाइना के साथ जाना नहीं चाहेंगे। और अब बात आज की दूसरी तस्वीर की जो और भी ज्यादा जबरदस्त है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के आपत्तिजनक बयान पर जो कि उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए दिया था, आज राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेहद अलग अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। कोटा में मंत्री जी की जुबान को गंदा बताया गया और शहर के चौराहे पर खास तरीके से जुबान की स्वच्छता का अभियान चलाया गया। और बात आज की तीसरी तस्वीर की। आपके सामने जब जो तस्वीर आएगी, दरअसल वो है तो कल की, लेकिन आज दिन भर चर्चा में है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, लेकिन एक सवाल ऐसा आया कि दोनों उसका जवाब देने से पहले आप करते आए, यानी बचते नजर आए। दोनों नेता पहले तो लगातार एक दूसरे को माइक पास करते रहे और आखिर में सवाल को टालने में ही भलाई समझी। टर्की के बाइकाट पे सर इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर सर 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 टर्की बॉयकॉट टर्की के बाइकाट पे सर तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ, इन 3 बेहद दिलचस्प तस्वीरों के बाद। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू और कश्मीर के दौरे पर गए। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पहली बार रक्षा मंत्री श्रीनगर पहुंचे। वहां से उन्होंने पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया कि आतंक फैलाने की पूरी कीमत उसे ही चुकानी पड़ेगी। वैसे कीमत पहलगाम में आतंक फैलाने वाले आतंकियों और उनके समर्थकों ने चुकानी शुरू भी कर दी है। इस मामले में जिन 14 आतंकियों पर सुरक्षा बलों का निशाना है, उनमें से 6 आतंकियों को बीते 48 घंटों में मार दिया गया है। तो देखिए कि कैसे घाटी में आतंक के संपूर्ण विनाश की तरफ अब सुरक्षा बलों के कदम बहुत तेजी से बढ़ चले हैं। आतंक के खिलाफ भारतीय सेना का ये ऑपरेशन संपूर्ण विनाश है।
गुरुवार को त्राल में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मार गिराए गए। महज 48 घंटों के भीतर अब तक 6 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। जिस तेजी से आतंकवादियों का आमूल चूल सफाया हो रहा है, उसे देखकर साफ लगता है कि बहुत जल्द ही कश्मीर हर लिहाज से धरती की जन्नत बन जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि चाहे कश्मीर के अंदर हो या सीमा के बाहर, हर आतंकवादी का आखिरी ठिकाना बंदूक की गोली ही है। कि मैं एक डाकिया बनकर आपके बीच आया हूं और देशवासियों का संदेश लाया हूं। संदेश यह है कि हमें हमारी सेनाओं पर गर्व है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा एक कमिटमेंट है। एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। यह ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीर कर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। मेरे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले मंगलवार को शोपियां में लश्कर के 3 आतंकवादी मार गिराए। उसके बाद गुरुवार को त्राल में भी लश्कर के 3 आतंकवादी मार गिराए गए। इन आतंकवादियों की शुरुआत जैश-ए-मोहम्मद से हुई थी, लेकिन बाद में ये लश्कर में शामिल हो गए थे। जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान अपनी सेना का अगला हिस्सा मानता है, उन आतंकवादियों को यमराज के पास कैसे भेजा जाता है, इसे हमारी सेना के जाबाज बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मारे गए तीनों आतंकी त्राल के ही रहने वाले हैं। नंबर 1, आसिफ अहमद शेख, अवंतीपुरा के डिस्ट्रिक्ट कमांडर, 18 अप्रैल 2022 से एक्टिव, कैटेगरी C। नंबर 2, आमिर नजीर वानी, 26 अप्रैल 2024 से एक्टिव, कैटेगरी C। नंबर 3, यावर अहमद भट्ट, 26 अगस्त 2024 से एक्टिव, कैटेगरी C। इन तीनों ने पिछले साल अप्रैल और अगस्त में आतंकवाद की राह पकड़ी थी। श्रीनगर स्थित सेना की 15वीं कोर ने एक्स पर कहा था कि 15 मई 2025 को एजेंसी ने विशेष खुफिया इनपुट के आधार पर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और श्रीनगर सेक्टर CRPF द्वारा नादेर, त्राल, अवंतीपुरा में एक घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया था। सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और चुनौती दिए जाने पर आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि उसके 3 आतंकवादी ढेर हो गए। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने जिन 14 लोकल आतंकियों की लिस्ट जारी की थी, उनमें से अभी 6 का ही काम तमाम हुआ है। बाकी 8 का बचना भी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पहलगाम के आतंकियों ने जैसी करनी की थी, अब उनके पूरे गैंग को सूद के साथ भरनी पड़ रही है। साथियों, आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया, उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। ये जोश और जयकारे दुश्मन देश पाकिस्तान के कानों तक भी पहुंच रहे होंगे। इन्हें सुनकर पाकिस्तान को समझ में आ गया होगा कि भारत ने क्यों कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है।
और आतंक की ताबूत में आखिरी कील ठोके जाने तक जारी रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बादामी बाग छावनी का भी दौरा किया, जहां सुरक्षा के हालात और हथियारों का जायजा लिया। वहां से एक बार फिर पाकिस्तान को साफ साफ संदेश दिया कि आतंक चलेगा तो उसकी बड़ी कीमत पाकिस्तान को आगे भी चुकानी पड़ेगी। लगभग 21 साल पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा अब उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है और यह कीमत यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर जाकर जहां जवानों की हौसला अफजाई की थी और पाकिस्तान को खुली चुनौती दी थी, वहीं गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर से ये संदेश दिया कि कश्मीर की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो उसकी खैर नहीं। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। राजीव रंजन के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना का मनोबल हौसला बढ़ाने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे 2 दिन पहले। तो आज रक्षा मंत्री अपने सैनिकों के बीच में जम्मू कश्मीर में थे और वहां पर उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा आईना दिखाया है। पाकिस्तान का परमाणु ताकत होना भारत ही नहीं दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। एनडीटीवी ने 12 मई को ही इस डर को इंगित कर दिया था कि बार बार धमकी देने वाले पाकिस्तान के पास एटमी हथियार होना दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। हमने इस बात का भी डर जताया था कि जब पाकिस्तानी फौज और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है तो एटमी हथियार का रिस्क कितना बड़ा हो सकता है। आज यही सवाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उठा दिया। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे रक्षा मंत्री ने बड़ा सवाल उठाया। ऐसे गैर जिम्मेदार, ये वही सवाल है जो 4 दिनों पहले यानी 12 मई को एनडीटीवी ने भी उठाया था। पास एटमी हथियार होना दुनिया के लिए बड़ा खतरा नहीं है। हमने इसी शो यानी मुकाबला में इस सवाल पर चर्चा की थी कि जिस पाकिस्तान की फौज के अधिकारी और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है, उसके पास से क्यों नहीं परमाणु हथियार छीन लेने चाहिए। हमने मुकाबला में ये सवाल किए थे कि क्यों नहीं परमाणु ताकत का पाकिस्तानी गुरूर चूर चूर कर देना चाहिए। उनको इस चीज से कोई फील नहीं है कि हम सिविलियन इलाकों पर हमला करें, यानी कि दुनिया का कानून, ह्यूमन राइट इशू, वॉर क्रिमिनल हैं ये लोग। अब भारत ने भी साफ कर दिया है कि वक्त आ गया है जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों पर दुनिया की नजरों का कड़ा पहरा होना चाहिए। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को लेकर भारत की चिंता की 2 सबसे बड़ी वजह है। नंबर 1, पाकिस्तानी फौज और आतंकवादी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कौन आतंकवादी है और कौन पाकिस्तानी फौज का अधिकारी, ये कहना मुश्किल है। नंबर 2, पाकिस्तान कई बार एटमी हमले की धमकी दे चुका है।
पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत को एटमी हमले की धमकी दी थी। I would still believe and very firmly believe that nuke will not be an option, because it will destroy both countries. This is an option only in the case our existence is in a very, very precarious situation and there is a direct threat to our existence. भारत ने पाकिस्तान की धमकी की परवाह नहीं की और न्यूक्लियर ताकत वाले देश के भीतर घुसकर उसके एयरबेस को तबाह कर दिया। और आगे भी ऐसा ही होगा। पीएम मोदी भी साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान की किसी न्यूक्लियर धमकी का अब कोई असर नहीं होगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में ये साबित हो गया कि भारत पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी का कोई असर नहीं होगा। लेकिन ये हकीकत नहीं बदलेगी कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं और वो हथियार जिन हाथों में हैं, वो आतंकवाद के खून से लाल हैं। इसलिए एनडीटीवी ने सबसे पहले ये सवाल उठाया कि क्यों नहीं पाकिस्तान से परमाणु हथियार छीन लेने चाहिए। और आज भी सवाल वही उठ रहा है। तय मानिए, कल पूरी दुनिया को इस सवाल का जवाब ढूंढना ही होगा। ऑपरेशन सिंदूर में जो जंग छिड़ी भारत और पाकिस्तान के बीच, उससे कुछ बातें बहुत साफ हो गई। पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं, चाहे वो चीन से लिए गए हों, चाहे वो टर्की से लिए गए हों, उनमें वो दमखम नहीं है जो हिंदुस्तान के हथियारों को, हिंदुस्तान के बमों को, हिंदुस्तान की मिसाइलों को रोक सके। आपने देखा पाकिस्तान के परमाणु बमों को लेकर भी अब उससे छीनने की वकालतें होने लगी हैं। और दूसरी तरफ भारत के स्वदेशी हथियारों ने पूरी दुनिया में पराक्रम का परचम अब लहरा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर न केवल कूटनीतिक और रणनीतिक क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ, बल्कि इसके जरिए स्वदेशी के मोर्चे पर भी भारत नए कीर्तिमान की ओर बढ़ गया है। आत्मनिर्भर भारत की एक नई कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। ब्रह्मोस, आकाश, धनुष, अर्जुन, तेजस, ध्रुव। इनमें एक बात समान है, सबके साथ स्वदेशी का सम्मान जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी स्वदेशी तकनीक वाली क्षमता का प्रदर्शन करते हुए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम को खोखला साबित कर दिया। और सिर्फ 23 मिनट में अपना मिशन पूरा कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर ने स्वदेशी के दम पर शत्रु को जमींदोज करने के सबूत भी पेश किए, फिर चाहे वो चीन की PL-15 मिसाइल हो, तुर्की के YIHA कामिकेज ड्रोन और पाकिस्तान के लंबी दूरी के रॉकेट, क्वाड कॉप्टर और वाणिज्यिक ड्रोन ही क्यों ना हो। भारत की तीनों सेनाओं ने बेजोड़ तालमेल का इस्तेमाल करते हुए एक अभेद्य दीवार बनाई। और पाकिस्तान की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई के सारे प्रयासों को नाकाम कर दिया। भारत ने पूरी दक्षता के साथ आक्रामक हमलों के जरिए पाकिस्तानी एयरबेस नूर खान और रहीम यार खान को निशाना बनाया। लोइटरिंग हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से प्रत्येक ने दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टम समेत अहम लक्ष्यों को ढूंढकर तबाह कर दिया।
आपको बता दें, लोइटरिंग हथियारों को आत्मघाती ड्रोन या कामिकेज ड्रोन भी कहते हैं। ये हथियारों का ऐसा सिस्टम है जो पहले अपने लक्ष्य की तलाश में चक्कर लगाता है और फिर अचूक हमला करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का ड्रोन पावर भी दिखा, जो कि एक उभरता हुआ स्वदेशी अभियान है। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया का लक्ष्य है कि साल 2030 तक भारत को ग्लोबल ड्रोन हब बनाना है। इसी के तहत ये संस्था दुनिया भर में भारतीय ड्रोन और काउंटर ड्रोन तकनीक के डिजाइन, विकास और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही है। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर न केवल रणनीतिक क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ, ये इस बात का भी ऐलान कर गया कि स्वदेशी के मोर्चे पर भारत ने कामयाबी का एक नया पैमाना सेट कर दिया है। भविष्य के संघर्ष तकनीक के भरोसे होंगे और भारत ने इस क्षेत्र में स्वदेशी का दम दिखाया है। तो आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी ताकत का तो आपने पूरा मुजाहिरा देख लिया इस स्टोरी में, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके के हथियारों का, असलों का, हवाई जहाज़ों का, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया, वो मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। सब तो स्वदेशी नहीं है, लेकिन ये सब भारतीय हथियारों के जो जखीरा है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण अस्त्र शस्त्र हैं। किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, आइए अब उसको इत्मीनान से समझ जाते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया, दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल इसको आप कह सकते हैं। 290 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। ज़मीन, समुद्र, हवा हर जगह से इसको लॉन्च किया जा सकता है। ये भारत का अपना प्रोडक्ट है। दूसरा, सुखोई फाइटर जेट्स। मल्टी रोल फाइटर जेट से 3000 किलोमीटर की रेंज बिना रिफ्यूलिंग की क्षमता की ये उड़ सकते हैं। इसे स्वदेशी तकनीक ने, अब HAL ने इसको अपना इम्प्रोवाइज्ड वर्जन बना लिया है। विमान बाहर से आया था, लेकिन अब बहुत कुछ सामान, बहुत कुछ चीज़ें अब हिंदुस्तानी इसके अंदर स्वदेशी लग चुकी हैं। तीसरा है आकाश मिसाइल सिस्टम, जिसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस ऑपरेशन सिंदूर में। क्रूज मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता है आकाश मिसाइल सिस्टम में। 88% सिंगल शॉट का सक्सेस रेट है, 88%, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। राजेंद्र रडार के साथ 64 लक्ष्यों को ये ट्रैक कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी खासियत है। चौथा हथियार है कामाकाजी ड्रोन्स। ये बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। स्काई स्ट्राइकर से 5 घंटे तक हवा में रहकर सटीक हमला 100 किलोमीटर की रेंज में कर सकते हैं। छिपे लक्ष्य पर हमला करने में इनको महारत हासिल है और AI आधारित इनका नेविगेशन है। रडार से बचाव करने में पूरी तरीके से ये कामाकाजी ड्रोन्स सक्षम है। पांचवा है धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम। बोफोर्स FH-77B का स्वदेशी संस्करण पहाड़ी इलाकों में बेहद प्रभावी है। ये GPS आधारित नेविगेशन इसका सिस्टम है, रात में युद्ध करने में बहुत काम आती है। छठा है एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS। दुनिया की सबसे उन्नत तोपों में से एक तोप ये मानी जाती है। इसका जो फायर रेट है वो 5 राउंड्स पर 30 सेकेंड्स है। ऑटोमेटेड लोडिंग का सिस्टम है और सभी मौसम में ये ऑपरेशनल रहती है। सातवां जो भारतीय जखीरे में एक महत्वपूर्ण हथियार है वो है मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन का। कंचन मॉड्यूलर कवच से ये लैस है। 1200 मिलीमीटर की गन इसमें लगी हुई है। 7.8 किलोमीटर की रेंज में थर्मल इमेजिंग की वजह से ये स्ट्राइक कर सकता है और ऑटो ट्रैकिंग स्पीड इसकी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये टैंक दौड़ सकता है, इतना भारी भरकम होने के बावजूद भी। आठवां हथियार है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जो कि देश में बना हुआ है। हल्का मल्टी रोल फाइटर है। हवा से हवा में और हवा से जमीन मिशन के लिए 4000 किलोग्राम तक गोला बारूद की क्षमता के साथ ये उड़ सकता है और ये हिंदुस्तान का बना हुआ है। और नौवां है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है ये। सभी सेनाओं के डिजाइन एंटी टैंक मिसाइल से ये लैस है। 20 मिलीमीटर गन से लैस है। राहत बचाव के मिशन में भी ध्रुव का भरपूर इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो ये वो सिस्टम है भारत के पास जो
पूरी तरीके से भारत को इंडिपेंडेंट बनाते हैं और अपने दुश्मन मुल्क के सामने कहीं ज़्यादा मजबूती से खड़ा करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर देश के पश्चिमी हिस्से में हुआ, लेकिन अलर्ट हर जगह है और अब ऐसी स्टोरी आपके सामने है। एक मुस्तैदी की खबर आई है पूरब में। जी हाँ, ओडिशा में समंदर किनारे एक जहाज को उस वक्त रोक दिया गया जब यह पता चला कि चालक दल में 21 ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं। फिर क्या हुआ, कैसे इन 21 पाकिस्तानियों को संभाला गया, ये रिपोर्ट देखिए और समझ जाइए। भारत से पिटने और पूरी दुनिया में आतंकिस्तान के रूप में बेनकाब होने के दौरान पाकिस्तान यहां ओडिशा के पारादीप में भी बदनाम हो गया। तस्वीरों में आप जिस जहाज को देख रहे हैं उसका नाम है MT सायरन 2। भारतीय तेल निगम के लिए करीब 2 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर हांगकांग के झंडे वाला जहाज बंदरगाह के SPM यानी सिंगल पॉइंट मूरिंग टर्मिनल पर पहुंचा, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने जहाज से 21 क्रू सदस्यों को उतरने से रोक दिया क्योंकि ये क्रू मेंबर पाकिस्तानी हैं। ये जहाज दक्षिण कोरिया से सिंगापुर होते हुए पारादीप पहुंचा। 21 पाकिस्तानी क्रू सदस्यों के अलावा इसमें 2 भारत से हैं, जबकि श्रीलंका और थाईलैंड से एक व्यक्ति है। गुरुवार सुबह से इस जहाज से क्रूड ऑयल को उतारने का काम शुरू कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक जहाज को तट से करीब 20 किलोमीटर दूर खड़ा किया गया है। वहीं से सीधे पाइपलाइन के जरिए कच्चा तेल निकाला जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया गया है कि जहाज से किसी भी चालक दल के सदस्य को बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस का साफ निर्देश है कि जब तक तेल खाली करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, कोई भी व्यक्ति जहाज से बाहर नहीं आएगा। सुरक्षा कारणों से सभी 21 पाकिस्तानी क्रू सदस्यों को उतरने से रोक दिया गया है। इस बीच सभी चालक दल के सभी पाकिस्तानी सदस्यों को अपने पासपोर्ट और वीजा जमा करने का निर्देश दिया गया है। जहाज के ऊपर इंडियन कोस्ट गार्ड, ओडिशा मरीन पुलिस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नजर रखे हुए हैं। पारादीप में ये घटना ऐसे वक्त में हो रही है जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच अटारी बॉर्डर पूरी तरह से बंद हो गया है। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को भी वापस भेज दिया गया है। मोटे तौर पर अपने देश में ये माना जाता है, समझा जाता है कि विदेश नीति और सामरिक नीति पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनेताओं को कौन समझा है? उनको तो राजनीति हर चीज में करने की आदत पड़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर की आवाज बनी कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री विजय शाह द्वारा जो विवादित बयान दिया गया था, उसका शोर अभी थमा भी नहीं है कि अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर वमिका सिंह की जाति गिनाते हुए एक ऐसी टिप्पणी की जिस कारण उनकी अब आलोचना की जा रही है। केवल वमिका सिंह ही नहीं, राम गोपाल यादव ने तो एयर मार्शल भारती जो कि DGMO है, उनके ऊपर भी टिप्पणी, जाति सूचक टिप्पणी कर दी है। यानी कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार देश की सेवा में लगे इन वीर सैनिकों के साथ ऐसा सलूक हमारे राजनेता क्यों कर रहे हैं और अब इन राजनेताओं के साथ क्या सलूक होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने आज एक बेहद आपत्तिजनक बयान दिया, जिसको लेकर बीजेपी ने रामगोपाल यादव के साथ पूरी पार्टी को घेर लिया है। पहले आपको वो बयान सुनाते हैं। आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर रामगोपाल यादव के इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया, सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती।
भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। ये वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है। इस विकृति जातिवादी सोच को जनता फिर जवाब देगी। सिर्फ मुख्यमंत्री योगी ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी बयान को लेकर विपक्ष को खरी खरी सुनाई। जाति के आधार पर हमारी वीरांगना का अपमान कर समाजवादी पार्टी ने अपनी नीच मानसिकता और महिला विरोधी सोच को उजागर करने का काम किया है। रामगोपाल यादव जी का बयान शर्मनाक, निंदनीय और हर भारतीय वायुसेना के हर जवान का अपमान है। ये नया भारत है, यहाँ जन्म से नहीं कर्म से पहचान होती है। जाति के आधार पर लोगों का बांटना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। दलितों का अपमान अब हिंदुस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी को पूरे समाज से, पूरे प्रदेश से, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर भी विवादित टिप्पणी की थी। जिसके बाद देश के हर नागरिक में गुस्से का गुबार उमड़ा। विजय शाह के विरोध में तमाम जगहों में प्रदर्शन हुआ। विजय शाह पर एफआईआर भी दर्ज की गई। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी को देश के सामने रखने वाली वो बहादुर महिलाएं विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी थी। ऑपरेशन सिंदूर की हर एक अपडेट को जिन्होंने हमें और आपको दिया, वो विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ही थी। जब राष्ट्र हित की बात आती है तो जात पात, धर्म, रंग और पंथ कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने राजनीतिक हित को तरजीह देने लगते हैं, और ये वो लोग हैं जो सार्वजनिक जीवन में अहम पदों पर होते हैं, जिनके बोलने का कोई मतलब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री विजय शाह ने जो कुछ कहा, उसके बाद विपक्ष को मौका मिल गया था बीजेपी को घेरने का। अब रामगोपाल यादव ने बोल दिया है तो बीजेपी को मौका मिल गया है विपक्ष को घेरने का। यानी ये जो वाद विवाद है चलता रहेगा। लेकिन इसके बीच में आज विजय शाह सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे रिलीफ लेने के लिए, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश पर उन पर एफआईआर कल हुई है मध्य प्रदेश में, और सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली, उल्टा फटकार मिली, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। कल तक मामला टला है, लेकिन कल अब चीफ जस्टिस क्या करेंगे, उनको रियायत देंगे या उनके अरेस्ट की बात होगी, ये तो कल ही कोर्ट की कार्रवाई में पता चल पाएगा। और अब बात डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने पहलगाम में हुआ आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही तरह तरह के बयान देने शुरू कर दिए। एक तरफ अचानक पाकिस्तान के आतंक पर बोलने की जगह उनके मन में उसके लिए नरमी आई, तो दूसरी तरफ वो एप्पल जैसी बड़ी कंपनी के सीईओ को उकसा रहे हैं कि हिंदुस्तान में अपना पैसा क्यों लगा रहे हो। भारत दुनिया की चौथी आर्थिक ताकत क्या बना? दुनिया भर की कंपनियों के लिए भारत सबसे पसंदीदा जगह क्या बना? इससे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को परेशानी होने लगी। नहीं तो एप्पल के सीईओ टिम कुक से ट्रंप ये नहीं कहते कि भारत में निवेश करने की जरूरत नहीं है। I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India. We're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff. लेकिन ट्रंप को ये याद नहीं कि जब कोविड काल में चीन में एप्पल का उत्पादन रुक गया था, तब उसकी मदद वाला देश भारत ही था।
एक तरफ अमेरिका में लगने वाला भारी भरकम टैक्स था, तो दूसरी तरफ अमेरिका और चीन का तनाव था, जिसके कारण एप्पल ने भारत का रुख किया। दक्षिण भारत के फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप के प्लांट में एप्पल के ज्यादातर आईफोन बनते हैं। पिछले एक साल में यानी अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच भारत ने करीब $22 बिलियन के आईफोन बनाए। ये उत्पादन पिछले एक साल के मुकाबले 60% ज्यादा था। अब जब एप्पल $500 अरब निवेश करने जा रहा है तो ट्रंप को दिक्कत होने लगी, लेकिन लगता है कि ट्रंप इस बार भारत से ही खुन्नस खाए बैठे हैं। नहीं तो भारत के आतंक के खिलाफ लड़ाई में वो भारत का मनोबल तोड़ने वाली बात नहीं करते। पिछले कुछ समय से वो भारत और पाकिस्तान में शांति की बात कुछ इस तरह कर रहे हैं मानो आतंक फैलाने वाला और आतंक पीड़ित देश दोनों बराबर ही हैं। And by the way, I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which is getting more and more hostile. ट्रंप के रुख से लगता है कि वो न पुराने संबंधों के बारे में सोचते हैं, न ही उनको इससे फर्क पड़ रहा है कि किसने आतंक फैलाया और कौन आतंक सह रहा है। पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों को जिस तरह पाकिस्तान के भेजे आतंकियों ने धर्म पूछकर बेरहमी से मारा, उसके बाद भारत के पास ऑपरेशन सिंदूर करने के सिवा रास्ता क्या बचा था। फिर भी ट्रंप का अनुराग पाकिस्तान पर दिखा तो क्यों? मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी WLF नाम की जिस क्रिप्टो कंपनी के साथ करार किया है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की 60% हिस्सेदारी है। ये समझौता WLF और हाल ही में स्थापित पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के बीच हुआ था। पाकिस्तान ने पिछले महीने की शुरुआत में ही दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिनेंस के संस्थापक चांगपेंग झाओ को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। इस काउंसिल का उद्देश्य इस्लामाबाद को एशिया की क्रिप्टो कैपिटल बनाना है। तो सवाल है कि क्या अपने परिवार की कारोबारी हितों के लिए भारत के साथ पुराने रिश्तों की ट्रंप बलि चढ़ाना चाहते हैं? उन्होंने जिस तरह से कहा कि अगर भारत पाकिस्तान हाथ नहीं मिलाते तो वो दोनों देशों से कारोबार बंद कर देंगे, इसका भारत ने खंडन किया। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. ट्रंप लगातार उटपटांग बयान दे रहे हैं, इसलिए सीरिया के जिस अल जुलानी को ट्रंप ने ही आतंकवादी घोषित किया था और 85 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, अब उनके साथ ही गलबहियां कर रहे हैं। अचानक खाड़ी देशों में ट्रंप की जगी दिलचस्पी का भी बड़ा कारण अमेरिका के हितों से ज्यादा उनके अपने कारोबारी हित बताए जा रहे हैं। वो जिन 3 देशों की यात्रा पर गए, उनमें से सऊदी अरब के जेद्दाह में उनकी कंपनी बहुमंजिला टावर बना रही है, कतर में गोल्फ कोर्स और विला बनाने का प्रोजेक्ट है और दुबई में आलीशान होटल उनकी कंपनी बना रही है। इन देशों में उनकी कंपनी का कामकाज उनके 2 बेटे देखते हैं। पैसे का खेल अमेरिका में काफी पुराना है, लेकिन परिवार और पैसे का कॉकटेल ट्रंप की नई अर्थनीति की बुनियाद बनती दिख रही है, जिसके कारण सहयोगी देशों से भी थोड़ी दूरी दिखने लगी है। NDTV इंडिया की रिपोर्ट। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से। ये ब्रेकिंग न्यूज है। कोलकाता में शिक्षा विभाग में जमकर बवाल हुआ है। आपको याद होगा वहां के टीचर्स के साथ सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आया था जिससे उनकी नौकरियां चली गई। कुछ शिक्षकों को आज चोटें आई हैं, प्रदर्शन कर रहे थे शिक्षक। पुलिस ने सुरक्षा घेरे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आज वहां से निकाला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों का हंगामा, वहाँ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसमें हंगामा हुआ है। पुलिस के साथ लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा है। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं। और जानकारी के साथ मेरी सहयोगी इस वक्त कोलकाता से शेसी जुड़ गई हैं। शेसी, क्या स्थिति अभी वहाँ पर? जी, जो स्थिति है वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। हालात यहाँ पे जो है पुलिस की जो फोर्स है वो बढ़ाई गया है और जो टीचर्स हैं अभी भी यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। काफ़ी सारे इंजर्ड है, उनको एम्बुलेंस में लिया गया है। पुलिस ने भी एम्बुलेंस में जो इंजर्ड टीचर्स हैं उनको लेके गया है।
और दूसरी तरफ जो है ऑफिशियल्स जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो इवैक्यूएट करने के लिए उनको पुलिस की सिक्योरिटी के थ्रू निकाला जा रहा है, क्योंकि एक तरह से जो सीज है वो बन चुका है यहाँ पे टीचर्स का। जो पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो कि विकास भवन में बैठता है यहाँ पे कोलकाता में, वो बिल्कुल टीचर्स ने घेर चुके हैं और जो पुलिस है वहाँ पे सिक्योरिटी दे रहा है और यहाँ पे सिचुएशन काफी वोलेटाइल है। शेषी, ये टीचर्स, ये प्रदर्शनकारी क्या चाह रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? इनका एक जो डिमांड है वो है कि टेंटेड और नॉन टेंटेड टीचर्स के बीच जो है डिफरेंशिएट किया जाए और वो लिस्ट पब्लिकली दिया जाए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि जो नॉन टेंटेड टीचर्स हैं उनका कहना है कि जिन्होंने ब्राइब देकर नौकरी लिया है उनको पनिश किया जाए और जिन्होंने अपनी बलबूते से ये नौकरी उनको मिला है, जो एग्जामिनेशन दे के पास होके ये नौकरी सिक्योर किया है, उनका ये नौकरी नहीं जाना चाहिए कुछ लोगों के वजह से। तो वो जो लिस्ट है राज्य सरकार के पास वो पब्लिक बनाया जाए, वो बाहर निकाला जाए और जो डिफरेंशिएशन है वो बनाया जाए ताकि जो नॉन टेंटेड टीचर्स है they can go back to their job। शेषी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शेषी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि स्थानीय सरकार ने, ममता बनर्जी सरकार ने इन टीचर्स के साथ खड़ी रही, इन टीचर्स के समर्थन में बयानबाजी दिए, इन टीचर्स के समर्थन में स्टेटमेंट्स दिए। अब सरकार का क्या रुख है? जी देखिए, ममता बनर्जी ने कल ही टीचर्स के बारे में बोलते हुए ये कहा है कि स्टेट ने जो है रिव्यू पिटिशन फाइल कर चुका है सुप्रीम कोर्ट के आगे और वो मैटर अभी हियरिंग होने में बाकी है, तो तब तक मैटर सब जुडिस है। इन द मीन टाइम काफ़ी सारे मेजर्स जो है ममता बनर्जी के गवर्नमेंट ने वो टीचर्स को दिया है, इंक्लूडिंग उनका सैलरी। ममता बनर्जी ने कल जो अनाउंसमेंट किया है, कैबिनेट क्लियरेंस मिला है, एक स्कीम निकाला गया है जिसमें जो टीचर्स ने अपना नौकरी खोया है, जब तक ये रिव्यू पिटिशन का फैसला नहीं हो जाता है तब तक उनका सैलरी आता रहेगा थ्रू दैट स्कीम। बट टीचर्स का जो एक डिमांड है और जो डिमांड डे 1 से है कि टेंटेड और नॉन टेंटेड टीचर्स के बीच वो डिफरेंशिएशन किया जाए और वो लिस्ट पब्लिक में दिया जाए, जो स्टेट गवर्नमेंट अभी तक नहीं किया है, कहते हुए कि ये अभी भी मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में विचाराधीन है, तो ये लोग अभी ये लिस्ट नहीं निकाल सकते हैं जब तक फैसला नहीं आ जाता है। एक लास्ट अपडेट, स्टैंड ऑफ है, एक लास्ट अपडेट और समय की थोड़ी कमी है मेरे पास, और वो ये कि क्या इस प्रोटेस्ट में कुछ लोग इंजर्ड भी हुए हैं, क्या कुछ टीचर्स को चोटें भी लगी हैं, उनकी तबीयत कैसी है, उनको कहाँ ले जाया गया है? जी ऑफिशियली तो अभी इस वक्त पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम लोग को इंजरीज का जो है लिस्ट नहीं मिला है, बट यहीं पे आप अगर विजुअल्स अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे टीचर्स जो है काफ़ी सारे बेहोश हो चुके हैं, काफ़ी सारे एम्बुलेंस, हम जब से यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं तब से काफ़ी सारे एम्बुलेंस निकल चुके हैं, करीब 5 से 6 एम्बुलेंस, जिसमें टीचर्स जो इंजर्ड हुए हैं उनकी 3 से 4 लोग अंदर बैठे हुए थे। पुलिस की तरफ से एम्बुलेंस काफ़ी सारे लाया गया है और पुलिस ने भी सिंस द क्लैशेस ब्रोक आउट बिटवीन टीचर्स एंड पुलिस को भी इंजरीज लगे हैं और वो भी अस्पताल उनको लेके गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट एड जो है वो जारी है अभी भी, और सिचुएशन फिलहाल काफ़ी टेंस है यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाहर कोलकाता में। जी शेरसी, आप नज़र रखिएगा, आपके साथ समय समय पर अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल कोलकाता में टीचर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है और सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण इस वक्त दिखाई दे रही है। राजस्थान के बीकानेर में बीती शाम रेत का तूफान आया। तूफान इतना भयंकर था कि पूरे आसमान में रेत का गुबार छा गया। दिन के समय अंधेरा सा छा गया। मौसम विभाग का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पिछले कई दिनों में मौसम बदला हुआ है। तूफान इतना तेज था कि दिल्ली को भी इसने लपेटे में ले लिया। पर रेतीले तूफान के बाद दिल्ली में सियासत की तूफानी हवाएं भी आज तेज हो गई। बीकानेर के रेगिस्तान में बुधवार को प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। तेज हवाओं के साथ रेत का तूफान उठा, जिसने बीकानेर और श्री गंगानगर के कई इलाकों को धूल में घने गुबार में लपेट लिया। सड़कें धुंधली हो गई,
2 कदम आगे देखना भी मुश्किल हो गया। लोग घरों में कैद हो गए। दिन के समय भी अंधेरा छा गया। लेकिन ये तूफान बीकानेर तक सीमित नहीं रहा। इसकी धूल भरी हवाएं सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर दिल्ली पहुंच गई। गुरुवार सुबह दिल्ली वासियों ने जब आंखें खोली तो आसमान में धूल की पतली परत छाई थी। विजिबिलिटी कम होने से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, लोगों की परेशानियां बढ़ गई। काफ़ी नुकसान भी हुआ है आंधी की वजह से, और बहुत तेज़ अंदर जो है वो यहाँ पे आया है बीकानेर में, और रेत का जो गुब्बार है वो देखने को मिला है। मौसम एकदम चेंज हो गया और पूरे मौसम में अंधकार छा गया है, और धूल भरी के अंधकार के साथ में ये देखिए आप किस प्रकार से जो है रेत उड़ रही है, आँख भी नहीं खुल पा रही है। तो लोगों ने हेडलाइट वगैरह ऑन कर ली है, वो तो करनी भी चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से। वहीं इस तूफान की गंभीरता को लेकर मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। जो हमारा नॉर्थ पाकिस्तान और उसके लगा हुआ जो राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ से दिल्ली एनसीआर रीजन तक कल एक प्रेशर ग्रेडियंट जो एरिया था वो क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से जो लोअर लेवल पर भी वेस्टर्ली विंड्स चल रही थी। अब जो एक वहाँ पर जो धूल भरी आंधी जब वहाँ पर उठी थी पाकिस्तान और उसके आसपास के जो राजस्थान क्षेत्र है, वहाँ से ये धूल जो है वो एडवेक्ट होकर के, यानी कि वहाँ से ये धूल जो है वेस्टर्ली विंड्स की वजह से दिल्ली एनसीआर रीजन में कल रात में पहुँची है, जिसकी वजह से हमें वातावरण में धूल जो है वो दिख रही है। लेकिन इस रेतीले तूफान ने दिल्ली में सियासी तूफान भी खड़ा कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने इसे मौके की तरह लपका और सरकार पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी किए जिसमें लिखा था कि दिल्ली में भाजपा की 4 इंजन की सरकार, पहली बार मई में AQI 500 पार। पार्टी ने दावा किया कि सरकार प्रदूषण नियंत्रण में नाकाम है, और जैसा कि हमेशा से होता आया है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने इस प्राकृतिक आपदा को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिया है। गर्मियों में कभी नहीं देखा गया कि इतना पोल्यूशन हो, और सुबह से हमने देखना शुरू किया और करीब 10-11 बजे तक तो मैंने देखा 500 से ऊपर AQI था, मतलब सीवियर कैटेगरी के अंदर था। वैसे तो किसी भी सरकार को काम करने के लिए समय दिया जाना चाहिए, मगर अभी आज से 1.5 महीने पहले खुद जो है दिल्ली की सरकार और इनके मंत्रियों ने कहना शुरू कर दिया कि साहब देखिए हम आ गए, और हवा भी साफ हो गई और यमुना भी साफ हो गई। जब इन्होंने खुद ही उस चीज का क्रेडिट लेना शुरू कर दिया तो डिस्क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि आतिशी जी खुद मुख्यमंत्री रही हैं और ऐसे बचकाना ट्वीट कर रही हैं। कल मौसम विभाग ने बता दिया था कि आज थंडर स्टॉर्म्स आएंगे, और सैंड स्टॉर्म्स की मिट्टी के साथ जो सारी हवा आई है, अब ऐसे स्टॉर्म्स के लिए भी हमें जिम्मेवार ठहराया जाएगा। पर मैं मानता हूं कि मुझे एक बात अच्छी लगी, आतिशी जी को यह विश्वास है कि हम ठीक करेंगे, इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ। विशेषज्ञों को कहना है कि धूल तूफान का असर कुछ दिन तक रह सकता है। धीरे पूर्वी की ओर जो है बढ़ रही है। इससे दिल्ली एनसीआर रीजन में तो जो धूल है इसका वातावरण में जो दिख रही थी वो काफ़ी कम हो गई है, विजिबिलिटी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है अब, तो इसलिए इसका खास असर जो है अभी दिल्ली एनसीआर रीजन में नहीं दिख रहा है और ये आगे बढ़ चुकी है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की बात है तो दिल्ली में 16 तारीख को जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी गस्ट इवेंट्स होने की संभावना है, जहाँ पर हवा जो है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है और बढ़ करके 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी रहने की संभावना है। 16 तारीख को ही बहुत हल्की वर्षा भी दिल्ली में हो सकती है। इसके साथ साथ जो बाकी के दिन है 4-5 दिन हमारे दिल्ली अगले आने वाले हैं, इसमें जो है पार्टली क्लाउडी स्काई रहने की संभावना है दिल्ली एनसीआर में, और इसके साथ साथ जो स्ट्रॉन्ग सस्टेन्ड सरफेस विंड है 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा जो है वो ओकेजनली देखने को मिल सकती है दिल्ली में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान। बीकानेर का रेतीला तूफान दिल्ली में धूल और सियासत का तूफान बनकर छा गया। आम लोग परेशान हैं। सियासी दल एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं और हवा में अब भी धूल है और धुंधलापन है। सवाल ये है कि क्या ये तूफान जल्द थमेगा या दिल्ली को और इम्तिहान देना होगा। दिल्ली से पल्लव मिश्रा के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और आज अब आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर हर भारतीय को गर्व होगा। दूर बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे थे या किसी भी युद्ध में हिस्सा ले रहे सैनिकों का दिल पशु प्रेम के लिए इतना पिघल गया कि सेना के एक जाबाज राइफलमैन के नाम पर उस बेजुबान का नाम रख दिया गया। 4 पैरों वाले इस सैनिक की कहानी आपको जरूर देखनी चाहिए।
भारतीय सेना का एक 4 पैर वाला सैनिक अक्सर हरी चारगाहों में चरता हुआ दिखाई देता है। नायक चिंता बहादुर केवल ताजा हरी घास ही खाते हैं। चिंता बहादुर एक भेड़ है। हैरान करने वाली बात है ना कि एक भेड़ कैसे नायक हो सकती है। हैरान मत होइए, ये भेड़ सिर्फ नायक ही नहीं, कैप्टन के पद तक भी जाती है। दरअसल इस दिलचस्प भर्ती के इतिहास के तार द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े हैं। 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गोरखा राइफल्स के राइफलमैन चिंता बहादुर अंग्रेजों के लिए लड़ते हुए लापता हो गए। साथी सैनिकों ने उन्हें बहुत खोजा, लेकिन जब वो नहीं मिले तो साथियों ने मान लिया कि अब वो नहीं लौटेंगे। लेकिन चिंता बहादुर के साथी सैनिकों को पास में ही एक भेड़ दिखाई दी, जो हर समय सैनिकों के आसपास रहती थी। जहां सैनिक जाए वो वहीं जाती थी और गोरखा राइफल्स के सैनिकों ने उस भेड़ को अपने पास रख लिया। साथ ही ये मान लिया कि चिंता बहादुर एक भेड़ के रूप में अपने साथियों के पास वापस लौटे हैं। तब से लेकर आज तक हर बार एक भेड़ गोरखा राइफल्स में भर्ती होती है। भेड़ को उचित रैंक दी जाती है। सुबह पीटी सेशन में वो भाग लेती है और उसकी उपस्थिति दर्ज की जाती है। पूरी यूनिट उसका अच्छे से ख्याल रखती है। औसतन एक भेड़ की उम्र 8 से 10 साल होती है और एक भेड़ के शहीद हो जाने के बाद दूसरी भेड़ की भर्ती होती है, जिसे नाम दिया जाता है चिंता बहादुर। 1944 से लेकर आज तक ये सिलसिला जारी है। चिंता बहादुर आज भी भेड़ के रूप में भारतीय सेना की गोरखा यूनिट में तैनात है। तो आज मेरे साथ खबरों की खबर में इतना ही। शुभ रात्रि।